प्रैक्टिशनर रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीबीआईसी ने कुछ नोटिफिकेशन हमारे पास जारी करी हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आज इनकम टैक्स की टैक्स ऑडिट की लास्ट डेट है, तो बहुत सारे जो है प्रैक्टिशनर्स उसमें बिजी हैं और इन द मीन वाइल ये हमारे पास नोटिफिकेशन आए हैं कि जो फाइनेंस एक्ट के कुछ सेक्शन से उनको नोटिफाई किया गया है। फ्रेंड्स, हमारा बजट आया था, बजट के बाद फाइनेंस एक्ट बना। फाइनेंस एक्ट में तो लिख दिया गया था कि ये चेंजेस लाए जाएंगे जीएसटी को लेकिन उनको नोटिफाई नहीं किया गया था। तो इस नोटिफिकेशन में इन सेक्शंस को नोटिफाई किया गया है, तो वही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन नंबर 18 आया है, जिसमें बात किया गया है कि फाइनेंस एक्ट के सेक्शन 100 से लेके सेक्शन 114 तक जो है उनको नोटिफाई किया गया है और कुछ सेक्शन को छोड़ के। तो डिटेल में देखने वाले हैं, बने रहिए चैनल के साथ। और दूसरा ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये पहले हमारे पास नोटिफिकेशन नंबर 17 आया था, जिसमें कहा गया था कि जिन भी टैक्स पेयर्स की टर्नओवर 10 करोड़ रुपीस से एक्सीड हो जाती है उनको ई इनवॉइस करना है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 से, जो कि हमारी कल ही है। यानी कि जिन भी टैक्स पेयर्स की टर्नओवर जो है 2017 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2021-22 तक इनकी एक्सीड हो गई 10 करोड़ से, तो उनको ई इनवॉइस बनाना होगा। कल से वो ई इनवॉइस की लायबिलिटीज उनके पास अराइज हो जाएंगी। ये हमने आपके साथ डिस्कस किया। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि हमारे पास 28 सितंबर को आई है। इस नोटिफिकेशन में जो है फाइनेंस एक्ट के सेक्शंस को नोटिफाई किया गया है। ये नोटिफिकेशन मैंने आपके लिए ओपन किया हुआ है यहाँ पर। नोटिफिकेशन नंबर 28 सितंबर को हमारे पास आया है। नोटिफिकेशन नंबर है 18/2022। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इन एक्सरसाइज द पावर कन्फर्ड बाय सबसेक्शन बी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द फाइनेंस एक्ट के एप्लीकेबल होने वाले हैं फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 2022 से। फाइनेंस एक्ट के कौन से सेक्शन रहेंगे? सेक्शन 100 से लेके सेक्शन 114 तक एक्सेप्ट क्या एक्सेप्ट किया है? सेक्शन 110 के क्लोज सी को अभी नोटिफाई नहीं किया गया है एंड सेक्शन 111 को जो है अभी नोटिफाई नहीं किया गया है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 10 ऑफ फाइनेंस एक्ट का। सेक्शन 10 फाइनेंस एक्ट का बात करता है हमारे सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 16 के सबसेक्शन 4 के बारे में। यहाँ मैं आपको लैंग्वेज पेपर पढ़ा देती हूँ, क्या लैंग्वेज लिखा गया है इस सेक्शन में। ये मैंने फाइनेंस एक्ट के सेक्शन खोले हुए हैं। सेक्शन 100 अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 16, यानी सेक्शन 16 में हमारा एक और एड ऑन कर दिया गया है। सबसेक्शन 2 के बाद BA को जो है हमारा नोटिफाई कर दिया गया है। बात करते हैं सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन 16 हमें बात करता है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस के बारे में, कि आपको अगर आईटीसी लेना है तो उसकी क्या कंडीशंस रहेंगी। पहली कंडीशन हमारी रहती है कि आपके पास टैक्स इनवॉइस हो, डेबिट नोट हो उसका, तो आप ले सकते हैं। आपके को जो है गुड्स रिसीव हो गए हों। थर्ड वन बात करता है कि टैक्स पेयर ने उसका टैक्स पे कर दिया हो और रिटर्न में आपने उसको ले लिया हो, ये बात करता है। तो अब इन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस ला दी हैं। सबसेक्शन 2 के बाद BA को इंसर्ट किया गया है। द डिटेल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट in respect of SAT supply communicated to registered person under section 38 has not been restricted। ठीक है, आपका वो 38 में रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, तभी वो आपको जो है आईटीसी आपको मिलेगा। अदरवाइज वो आईटीसी अगर आपका 2B में आ रहा है तो भी आप उस आईटीसी को क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और साथ ही जो हमारा बजट आया था उसमें बात की गई थी कि जो हमारा आईटीसी क्लेम करना होता है हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का, उसका सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में हमें 6 मंथ का टाइम दिया जाता है। यानी कि अगर हमने 21-22 फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी लेना है तो हम 22 फाइनेंशियल ईयर 22-23 में उसके सितंबर तक ले सकते हैं। अब उसके टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया है। सेक्शन 16 का सबसेक्शन 4 बात करता है टाइम लिमिट की। इसमें अब जो ऐड कर दिया गया है 30th डे ऑफ नवंबर को जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। सितंबर की जगह अब नवंबर उस वर्ड में एडिशन कर दिया गया है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सेक्शन 38
ऐसे कौन से आईटीसी जो है हमारा रिस्ट्रिक्ट करता है, जो हमारे 2B में आ रहे हैं लेकिन उसके बाद भी जो है हम अपना आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे, तो उन रिस्ट्रिक्शंस को हम देखने वाले हैं। यानी कि अब एक और रिस्ट्रिक्शन आपकी आईटीसी लेने के लिए बढ़ गई है, आपको इसको भी ध्यान में रखना होगा। अब मैं आपको लेके चलती हूँ सेक्शन 38 में, या तो फाइनेंस एक्ट में सेक्शन 38 देख लीजिए, या फिर हमारा जो सीबीआईसी में जो सेक्शन 38 है उसमें भी इन्होंने डाल दिया है, वो हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर है, द ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 1 शैल कंसिस्ट, यानी कि डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट द टैक्सपेयर में अवेल टू द रेसिपिएंट एंड, क्या कर दिया गया है, detail of supply in respect of which such credit cannot be availed whether wholly or partly by the recipient on the account of detail of the said supply being furnished under section 37, यानी कि उसने जीएसटी 1 तो भर दी है। अब आगे क्या है, by any registered person within such period of taking registration as may be prescribed, यानी कि अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने न्यूली रजिस्टर्ड किया अपने आप को, तो उस टाइम के लिए उनका जो है आईटीसी रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारी बोगस फर्में बनती हैं, वो जस्ट रजिस्ट्रेशन लेती हैं और बहुत सारा आईटीसी जो है एक्यूमुलेट कर लेती हैं। इसी वजह से फ्रॉड को रोकने के लिए इन्होंने ये प्रोविजन डाला है कि अगर आपने न्यूली रजिस्टर्ड लिया है तो आपका कुछ टाइम के लिए आईटीसी रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। इसके लिए अभी रूल प्रिस्क्राइब किए जाएंगे, अभी वो किए नहीं गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया, बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ टैक्स एंड वेयर सच डिफॉल्ट हैज बीन कंटिन्यू फॉर द पीरियड मेड एज वेरी प्रिस्क्राइब्ड। इसमें क्या कहा गया है कि कई बार क्या करते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन ने जीएसटीआर 1 तो डाल दिया, उनके 2B में तो आ रहा होगा, लेकिन उन्होंने जीएसटीआर 3B के फाइल नहीं की है क्योंकि टैक्स पे नहीं किया है, तो ऐसे आईटीसी भी आपके लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे। यानी कि अब आपको आईटीसी लेने के लिए ये बहुत ही सावधानियां बरतनी होंगी। जब आप किसी से डील करते हैं सामने वाले रजिस्टर्ड पर्सन से, तो वो देखना होगा कि वो डिफॉल्टर तो नहीं है, नहीं तो आपका आईटीसी जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। आपका 2B में भी आ रहा है लेकिन फिर भी आप उसको आईटीसी को क्लेम नहीं कर पाएंगे। थर्ड में क्या कहा गया है, by any registered person the output tax payable by whom in accordance with the statement of outward supply furnished by him under the said section or such duration may be prescribed exceed the output tax paid by him during the said period as such limit as may be prescribed। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि आपने जीएसटीआर 1 में अपनी लायबिलिटीज जो है ज्यादा दिखाई हैं, यानी कि आपको दिखानी थी 1000 रुपीज, आपने 1000 रुपीज दिखा दी, लेकिन आपने जो सीबी में टैक्स पे किया वो 100 रुपीज पे कर दिया। ये कई बार हमारा टेक्निकल नहीं कहेंगे, क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से आपने आउटवर्ड सप्लाई ज्यादा दिखा दी लेकिन सीबी में आपने गवर्नमेंट को टैक्स कम किया है। तो इस तरह के अगर आप डिफॉल्टर हैं तो भी आपके रेसिपिएंट को जो है आईटीसी नहीं मिलेगा, उनका भी आईटीसी रोक दिया जाएगा। नेक्स्ट में क्या कहा गया, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट लगता है आपको किसी भी सबसेक्शन को समझने में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है हमें, बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु ड्यूरिंग सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड has been availed input tax credit on an amount exceed the credit can be availed by him in accordance with section 1 then such limit may be prescribed। इसमें क्या कहा गया है कि अगर आपने ये रिस्ट्रिक्शन लाई गई है कि आप सारा आईटीसी जो है अपना क्रेडिट लेने से यूटिलाइज नहीं कर सकते, कुछ आईटीसी आपको जो है कैश में पे करना पड़ेगा। ये अभी लिमिट्स हमारे पास बता दी जाएंगी। इसके लिए हमारे पास रूल लाया था 86B, अगर आपको याद हो तो रूल लाया गया था। अगर आपको 86B रिकॉल करना है तो मैं इसके आई बटन पे लिंक कर दूंगी। तो ये रिस्ट्रिक्शन हमारे पास पहले से आई हुई थी, वो भी आईटीसी जो है सारा क्रेडिट इसे यूज नहीं कर सकते हैं।
by any registered person who has default in discharging his tax liability according to the provision of subsection 12 of section 49, such कंडीशन रजिस्ट्रेशन में बी प्रेस्क्राइब। और इसने एक और एड ऑन कर दी है, बाय सच अदर क्लास ऑफ पर्सन में बी प्रेस्क्राइब। गवर्नमेंट को लगता है इसके अलावा भी कुछ ऐसे पर्सन है जिसकी वजह से आपका आरटीसी जो है रिस्ट्रिक्ट कर देगा, तो वो भी रूल में डाल दिया जाएगा। और अभी इसके लिए रूल नहीं लाए गए हैं, जैसे ही रूल आएंगे मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। अब आपको आरटीसी लेते समय ये रिस्ट्रिक्शन की भी आपको देखनी पड़ेगी। ऑल्दो जब हम जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं, अभी 3B में हमने जब फाइल करी तो उन्हें आईटीसी के कॉलम्स में उनके हेडिंग्स को चेंज कर दिया गया, बहुत सारे उसमें रिवर्सल का भी डाल दिया गया है। आपको वीडियो भी रेफर कर सकते हैं। डे बाय डे चेंजेस आते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली गवर्नमेंट चेंजेस लाए जा रही है। ये अभी चेंजेस एड ऑन होते ही रहेंगे, एंडलेस हैं ये चेंजेस। तो जैसे जैसे जो चेंजेस आएगा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चेंज की तरफ। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट में बात की है 100 हम दूसरा सेक्शन देख लेते हैं। 100 मैंने आपको साथ डिस्कस किया, जो बात करता है हमारे 16 की। सेक्शन 101 और फाइनेंस एक्ट बात करता है अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 29, जिसमें कैंसिलेशन की बात की जाती है। सेक्शन 34 जो मैं बात करता है क्रेडिट नोट की बात करता है, क्रेडिट डेबिट नोट की। इसमें भी जो है टाइम लिमिट जहाँ पे सितंबर था ऑनवर्ड वहाँ पे नवंबर कर दिया गया है। बाकी जो डिटेल्स है मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही मैं दोबारा से बताना चाहूँगी कि ई इनवॉइस 1 अक्टूबर से अपना एप्लीकेबल होने वाला है। जिन भी टैक्स पेयर की थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो रही है वो अपना ई इनवॉइस जरूर करें, क्योंकि ई इनवॉइस में सेक्शन जो रूल हमारा 48 बात करता है, अगर आपके पास ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी अराइज हो गई है और उस विदाउट ई इनवॉइस आपने कोई इनवॉइस जनरेट कर दिया है तो वो आपका इनवैलिड माना जाएगा, वो वैलिड इनवॉइस नहीं माना जाएगा। इसीलिए आप अपना ई इनवॉइस जरूर जनरेट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।